गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में उडोगोनियम में आज हम जानेंगे कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए कोशिका विभाजन उडोगोनियम में कुछ विशेष प्रकार का होता है, विशिष्ट प्रकार का होता है और उसको हम अच्छी तरह से अब समझेंगे। तो देखिए किस प्रकार से होता है। ये है उडोगोनियम की एक कोशिका, ठीक है, और इस कोशिका में होता है केंद्रक। केंद्रक यहाँ होता है, ठीक है, भित्ति संलग्न होता है और इस प्रकार से इसकी भित्ति, ये इसकी कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब इसमें विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होगा क्या, तो सबसे पहले देखिए कोशिका विभाजन के प्रारंभ में कोशिका का केंद्रक डिस्टल एंड यानी कि ऊपर की ओर गमन करता है, जो कि आधारीय सिरे से लगभग 2/3 भाग ऊपर की ओर पहुंच जाएगा। यानी इस तरह से क्या हो जाएगा, ये केंद्रक जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा ये केंद्रक। क्लियर, इस प्रकार से ये आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टल एंड की ओर आ गया ये, और नीचे वाला सिरा प्रोक्सिमल एंड है, ये वाला जो है आधारीय सिरा। केंद्रक लंबा होकर के समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है, ठीक है, ये लंबा होकर के क्या बना लेता है, 2 केंद्रक बना लेता है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा माइटोसिस इन न्यूक्लियस, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया माइटोसिस। क्लियर। अब माइटोसिस होने के बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्रक का विभाजन अधिकतर कब होता है, रात्रि के समय होता है, ठीक है। अब जब समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था आती है तो देखिए कोशिका के दूरस्थ छोर के ठीक नीचे पार्श्वीय भाग में एक हेमीसेलुलोज की वलय उत्पन्न होती है, जो कि पार्श्व भित्ति के आंतरिक मुख को घेर लेती है, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये वाला जो अंदर वाला जो भाग है इसकी भित्ति का, ये क्या करता है, इस तरह से एक रिंग बननी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से एक रिंग बननी शुरू हो जाती है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से इधर की साइड भी एक रिंग बननी शुरू हो जाएगी, ये पार्श्व रिंग बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये बन गई पार्श्व रिंग। आप देखिए ये है लेटरल रिंग, आपको जैसे मैं करवाऊं वैसे ही आपको याद करना है, ठीक है। ये रिंग बन चुकी है। अब एक केंद्रक यहाँ है, एक केंद्रक यहाँ है। क्लियर। अब धीरे धीरे ये रिंग क्या है, बड़ी होती जाएगी। अब ये इस प्रकार से हो जाएगी, इसी तरह से ये हो गई, ठीक है। क्लियर। अब एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ है, ठीक है। अब इसका प्रसार होगा, इस रिंग का क्या होगा कि ये जो रिंग बनी है ये इस तरह से खुलेगी। कैसे खुलेगी, इस तरह से खुलेगी। तो अब ये खुल रही है, देखो कैसे खुलती है, ये खुल रही है, ठीक है। ये कोशिका जो है अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है, लंबी हो चुकी है। इस प्रकार से ये रिंग खुलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये खुल गई रिंग। क्लियर। और जो केंद्रक 2 बन रहे होते हैं, 2 बने हुए होते हैं, उसमें से एक केंद्रक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। एक यहाँ नीचे की ओर ही रहता है, यानी कि यहाँ रहता है एक, ठीक है। ये पूरी कोशिका है। इसके बाद ये धीरे धीरे क्या है, ये बैंड जो है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इस प्रकार से ये बैंड है, तो ये बैंड क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं कि ये बैंड जो है ये सीधा हो चुका है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बैंड दिखाया है इस वजह से, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और ऊपर की ओर एक कैप बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये भित्ति खुलेगी, क्लियर, इस तरह से ये खुलेगी ना,
तो जब ये खुलती है तो यहाँ से इस पर दबाव पड़ेगा तो ये भी क्या है, ऊपर की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक कैप बननी शुरू हो जाएगी। ये इसका केंद्रक है, क्लियर, और ये इसका केंद्रक है। और उसी दौरान क्या होगा कि यहाँ पर एक पट बनना शुरू हो जाएगा। इस कोशिका द्रव्य में ये पट बन रहा है, ठीक है, ये पट बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि ये पट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से, और ऊपर वाली कोशिका भी कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से। ये बन गई ऊपर वाली कोशिका, ठीक है। और ये जो कैप बनी है ये इसी वजह से बनी है, जो ये बैंड था ये खुला ना, तो ये बाहर वाली भित्ति क्या है, जैसे ही ये बैंड खुलेगा तो ये बाहर वाली भित्ति जो है यहाँ से ब्रेक हो जाती है। जो कट मैंने लगाया है यहाँ से ये भित्ति क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये खुलेगा तो ये जो हिस्सा है बाहर वाली भित्ति का ये कैप के रूप में यहाँ पर रह जाता है इस प्रकार से। और एक केंद्रक ये वाला, एक केंद्रक ये वाला, एक कोशिका ये वाली, एक कोशिका ये वाली। तो इस तरह से एक कोशिका की दो कोशिका बन जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, फिर से देखते हैं एक बार। देखिए क्या होता है कि उडोगोनियम की कोशिका में केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और रात्रि के समय होता है। विशिष्ट प्रकार का विभाजन इसके अंदर पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये उडोगोनियम की कोशिका है। इस कोशिका में जब विभाजन होना होता है उस दौरान शुरू में ही केंद्रक कहाँ चला जाएगा, इसके दूरस्थ सिरे पर चला जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर की ओर जाने के बाद इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस से दो केंद्रक बन जाएंगे, क्लियर। इसी दौरान क्या होता है कि इसके दूरस्थ सिरे पर भित्ति पर क्या होती है, एक रिंग बननी शुरू हो जाती है। इस तरह से दोनों सिरों पर यानी दोनों लेटरल साइड पर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से रिंग बन जाएगी। धीरे धीरे ये रिंग बढ़ती है। रिंग बढ़ने के बाद इस रिंग का क्या होता है, विस्तार होता है। इस तरह से ये खुलती है, ठीक है, ये खुल जाएगी इस तरह से। जब ये खुलेगी तो बाहरी भित्ति पर दबाव पड़ेगा जिससे ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी बाहरी भित्ति, ठीक है। और ये भी ऊपर की ओर खिसकनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इसमें प्रसार होगा वैसे वैसे ये ऊपर की ओर खिसकेगी। बाहर की भित्ति जो है एक कैप के रूप में ऊपर की ओर खिसकेगी। तो यहाँ पर ये कैप जो बनी है वो इसी वजह से बनी है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये रिंग क्या है, धीरे धीरे इससे पूरी खुल जाएगी और खुलने के बाद ये जो एक केंद्रक है वो ऊपर की ओर यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। और इन दोनों केंद्रकों के बीच एक आभासी पट बनना शुरू हो जाएगा। ये पट जो अनुप्रस्थ पट इसे हम कहेंगे, अनुप्रस्थ पट बनना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये पट बन जाएगा और पट बनने के बाद धीरे धीरे ये क्या करेगा, दोनों सिरों पर जुड़ जाएगा, यानी कि भित्ति से संयुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार से एक कोशिका की कितनी कोशिका बन जाती है, दो कोशिका बन जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो कैप है, चूंकि विभाजन एक बार हुआ है इसलिए कैप कितनी है, एक ही है, ठीक है। अब जितनी बार ये कोशिका विभाजन करेगी उतनी संख्या में ऊपर की ओर कैप बनने शुरू हो जाते, शुरू क्या कैप बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए इस कोशिका में इस तरह से 3 कैप है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 बार विभाजित हुई है, ठीक है। इस प्रकार से उडोगोनियम में कोशिका विभाजन होता है। आगे चलते हैं उडोगोनियम में जनन, रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम। तो उडोगोनियम कौन सी क्लास का है, ये है क्लोरोफाइसी क्लास का। और उडोगोनियम एक स्वच्छ जलीय शैवाल है, एक फ्रेश वाटर हैबिटेट इसकी पाई जाती है। और इसी के अंदर हम अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन उडोगोनियम में कायिक जनन भी होता है। कौन सा जनन, वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तीनों प्रकार से इसके अंदर जनन पाए जाते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, मेनली फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है कि जल में लगातार हलचल रहती है तो दुर्घटनावश उडोगोनियम के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। और जब ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाएंगे तो प्रत्येक खंड एक अलग से उडोगोनियम का तंतु बना लेता है। किस तरह से बनाएगा, जो अभी हमने कोशिका विभाजन देखा था
उसी तरह से उस खंड में विभाजन होते चले जाते हैं और एक तंतु का निर्माण हो जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। ज़्यादातर ये कहाँ होता है विखंडन, ये ऐसे वातावरण में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बहते हुए जल में, रनिंग वाटर में इस प्रकार का कायिक जनन उडोगोनियम में देखने को मिलता है। अब दूसरे रिप्रोडक्शन की बात कर ले। दूसरा है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, जूस्पोर द्वारा, ठीक है। जूस्पोर को हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु, ठीक है। तो चल बीजाणु द्वारा किस प्रकार से उडोगोनियम में जनन होता है देखते हैं अभी। देखिए पहली बात तो ये कि चल बीजाणु एक कोशिका में एक ही बनता है। कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी जरूरी है। तो एक कोशिका में एक ही चल बीजाणु बनता है, एक कोशिका में एक ही चल बीजाणु बनता है। पहली बात तो ये, ठीक है, याद रखना है। ये बातें याद रखनी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छी तरह से याद होगी, तो हम खुद ही डायग्राम अच्छी तरह से बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि तंतु में कुछ ही कोशिकाएं चल बीजाणुधानी बनाती हैं। तंतु की कुछ ही सेल्स क्या बनाती हैं, चल बीजाणुधानी बनाती हैं। चल बीजाणुधानी उस संरचना को कहते हैं जिसके अंदर चल बीजाणु बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही कोशिकाएं चल बीजाणुधानी की तरह व्यवहार करती हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका बनना जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रेरित होता है। तो जल में CO2 की बढ़ी हुई मात्रा चल बीजाणु को बनने के लिए क्या करती है, चल बीजाणु को बनने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि जो उडोगोनियम है, जो कि एक साफ जल में रहने वाला शैवाल है क्लोरोफाइसी वर्ग का, उसमें चल बीजाणु बनने के लिए प्रेरण का काम कौन करता है, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल में बढ़ी हुई CO2 की मात्रा, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चल बीजाणु बनता है वो कैसा होता है। तो देखिए चल बीजाणु गोल होता है, ठीक है, बड़ा होता है, इसके अलावा एक केंद्र की होता है। इसमें क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है, परंतु कशाभिकाएं कितनी होती हैं, कशाभिकाएं बहुत सारी होती हैं, तो बहुकशाभिकीय होता है, ठीक है। तो गोल बड़ा एक केंद्र की और बहुकशाभिकीय चल बीजाणु। अब देखिए जो मेन बातें हैं वो हमने समझ ली। सबसे पहली बात ये, एक कोशिका में एक ही चल बीजाणु बनेगा। तंतु की कुछ ही कोशिकाएं चल बीजाणुधानी की तरह व्यवहार करती हैं। तीसरी, जल में CO2 की बढ़ी हुई मात्रा चल बीजाणु को प्रेरित करती है। और चौथी, बनने वाला चल बीजाणु गोल बड़ा एक केंद्र की और बहुकशाभिकीय यानी मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये बनता कैसे है। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोर। तो ये है उडोगोनियम की कोशिका, ठीक है, ये उडोगोनियम कोशिका, क्लियर। और इसमें ये एक केंद्रक, ठीक है, केंद्रक इसका कहाँ होता है, अधिकतर कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ पाया जाता है, इसकी भित्ति पर पाया जाता है, भित्ति से संलग्न पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जल में जब CO2 की मात्रा बढ़ती है उस समय कोशिका की जो अंतर वस्तुएं हैं, जो कोशिकीय कंटेंट होते हैं, वो सिकुड़ते हैं और जीवद्रव्य के एक किनारे पर एक अर्धवर्ताकार काचाभ क्षेत्र बन जाता है, यानी कि ये सिकुड़ती है कोशिका। और इस तरह से क्या हो जाएगा, जब ये कोशिका सिकुड़ेगी तो यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या है, अंदर की ओर ये जो भित्ति है इसकी,
ये इस प्रकार से अंदर की ओर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इसका सिकुड़ना है, ठीक है। जो कोशिकीय कंटेंट है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कोशिकीय अंतर वस्तुएं सिकुड़ जाती हैं और फिर एक समय ऐसा आता है उस वक्त इस कोशिका में जीव द्रव्य कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कहेंगे कि ये एक क्या है, ये एक काचाभ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये काचाभ क्षेत्र है, ठीक है। हाइलाइन रीजन इसको हम कह सकते हैं। ये है इसका प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म, हम इसको कहेंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होगा आगे कि इस कोशिका में इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक काचाभ क्षेत्र बन जाएगा। तो ये बन गया काचाभ क्षेत्र, ठीक है, बन गया काचाभ क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए काचाभ क्षेत्र के किनारे पर अर्धवर्ताकार इस प्रकार से क्या बन जाएगा, काचाभ क्षेत्र बन जाएगा। ये है काचाभ क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि काचाभ क्षेत्र जो बना है ये वाला, इसमें जो है एक केंद्रक तो है ही और इस काचाभ क्षेत्र के किनारे पर इस तरह से क्या बननी शुरू हो जाती है, ब्लेफारोप्लास्ट बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन जाएगी, ब्लेफारोप्लास्ट बन जाएगी। क्लियर। तो एक या दो वलय ब्लेफारोप्लास्ट की या कणिकाओं की बननी शुरू हो जाती है कोशिका द्रव्य के आधार पर। तो ये कणिकाएं क्या कहला रही हैं, ब्लेफारोप्लास्ट। अब ब्लेफारोप्लास्ट वो संरचना है जिससे कशाभिकाओं का निर्माण होता है। तो प्रत्येक ब्लेफारोप्लास्ट से क्या बन जाती है, कशाभिका बन जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गई कशाभिका, ठीक है। प्रत्येक ब्लेफारोप्लास्ट से क्या बनेगी, एक कशाभिका बनती है। तो ये जो है कशाभिका बन रही है, ये बन चुकी कशाभिका, ये रही, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या है, एक केंद्रक है और अब ये क्या कहलाता है, अब ये कहलाता है जूस्पोर। और ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है जूस्पोरेंजियम, ठीक है। इसको हम कहेंगे चल बीजाणु धानी। तो अब ये जूस्पोरेंजियम से बाहर भी आएगा। तो बाहर आते वक्त क्या होता है कि यहाँ से भित्ति एक ब्रेक होती है और इसका जो भी अंदर का मटेरियल है वो एक पुट्टिका के रूप में, किस रूप में, एक पुट्टिका के रूप में ये बाहर आता है। कैसे आता है देख लीजिए। इस प्रकार से क्या बन जाएगी, एक पुट्टिका बन जाएगी और इसमें आ जाएगा ये जो मल्टी फ्लैजिलेटेड क्या है, चल बीजाणु, ठीक है। ये हो गया जूस्पोर। क्लियर। इस प्रकार से जूस्पोर का इसमें निर्माण होता है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। ये उडोगोनियम की कोशिका है। इस कोशिका में जब जूस्पोर बनेगा उस वक्त क्या होगा कि इस कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ता जाएगा, उसकी अंतर वस्तुएं सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने से भित्ति के संलग्न साथ साथ एक अर्धवर्ताकार क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा, जिसे हम काचाभ रंगहीन क्षेत्र कहते हैं। ये इस प्रकार से गोलाकार हो जाएगा। इसके अंदर एक केंद्रक तो होता ही है, यानी कि भित्ति से अंदर की ओर सिकुड़ गया है ये। और ये ब्लेफारोप्लास्ट इसके किनारे पर धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक ब्लेफारोप्लास्ट से एक कशाभिका बनेगी और इस प्रकार से एक मल्टी फ्लैजिलेटेड गोल बड़ा एक केंद्र की क्या बन जाएगा, जूस्पोर बन जाएगा। और ये एक पुट्टिका की सहायता से, एक बहुत ही महीन पुट्टिका होती है, उस पुट्टिका की सहायता से कोशिका के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा कि ये पुट्टिका तो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, और ये चल बीजाणु जल में रिलीज हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा और कुछ समय तक ये वृंदन करता है। क्या कहता है, स्वार्म करता है। स्वार्म का मतलब होता है वृंदन, यानी कि क्योंकि इसमें बहुत सारी कशाभिकाएं होती हैं तो ये जल में स्वार्म वृंदन गति करता है, ठीक है, या नृत्य करता है। और कुछ समय बाद जब इसको अंकुरित होना होता है उस वक्त क्या होता है कि ये इस तरह से किसी आधार से, जैसे ये आधार है तो इस आधार पर ये
संलग्न हो जाएगा। और इस आधार पर संलग्न होने के बाद इसके अंदर हम सब जानते हैं क्या क्या होती हैं कि केंद्रक होता है और इस तरह से कशाभिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये इस आधार पर संयुक्त होने के बाद फिर अपनी कशाभिकाओं को त्याग देता है। ठीक है, क्या करता है, अपनी कशाभिकाओं को त्याग देता है। ये आधार है और इसकी कशाभिकाएं डीजनरेट हो चुकी हैं और फिर इसमें लंबाई में वृद्धि होती है और सबसे पहले एक विभाजन होता है अनुप्रस्थ, जिससे होल्ड फास्ट, जो उडोगोनियम के तंतु में हमने देखा था ना, सबसे नीचे वाली कोशिका जो कि उसे अधोस्तर पर चिपकाए हुए रहती है, जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। तो पहले इस चल बीजाणु में एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से होल्ड फास्ट कोशिका कट जाएगी, तो ये इसको आधार पर संयुक्त किए हुए रहती है और ऊपर वाली कोशिकाओं में ठीक उसी तरह से विभाजन होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, कोशिकीय विभाजन उडोगोनियम में। उसी तरह से ऊपर वाली कोशिका में लगातार विभाजन होते रहते हैं और उडोगोनियम का तंतु धीरे धीरे ऊपर की ओर विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चल बीजाणु द्वारा उडोगोनियम में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाई एकाइनीट दूसरा जो है इसका वो है बाई एकाइनीट। एकाइनीट को हम हिंदी में कहते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। क्या कहेंगे, निश्चेष्ट बीजाणु, या इसे हम कह सकते हैं विश्रामी बीजाणु। ठीक है, तो अब आगे है एकाइनीट्स। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एकाइनीट क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि एकाइनीट प्रतिकूल अवस्थाओं में बनते हैं, जब कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल हो। ठीक है, और एक कोशिका में एक ही निश्चेष्ट बीजाणु बनता है। जैसे चल बीजाणु भी एक ही बन रहा था, उसी तरह से निश्चेष्ट बीजाणु भी एक ही बनता है। ठीक है, और या तो ये एक ही कोशिका में बन सकता है या फिर तंतु की बहुत सारी कोशिकाओं में बन सकते हैं। श्रृंखला में 10 से 20 तक निश्चेष्ट बीजाणु तब बनते हैं जब तंतु की कई कोशिकाओं में ये बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा निश्चेष्ट बीजाणु कैसे होते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु मोटी भित्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, मोटी भित्ति वाले, स्टार्च युक्त होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ उनके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है और इनका रंग रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन का मतलब रक्ताभ नारंगी, यानी कि लाल नारंगी होता है। ठीक है, और लाल नारंगी तेल इनके अंदर पाया जाता है, तो सीधे ही ये तंतुओं में बन सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए कैसे बनते हैं। ये कोशिका है और इस कोशिका में ये केंद्रक है, तो वही होता है, क्या होता है कि धीरे धीरे एक्सटेंशन होता है, इसका क्या होता है, जो जीवद्रव्य है वो कैसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, जीवद्रव्य कुंचन हो जाएगा एक तरह से। तो ये जीवद्रव्य कुंचन हो रहा है, इसके अंदर केंद्रक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसके भित्ति के बाहर इस तरह से मोटी भित्ति बन जाती है। इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ होता है, केंद्रक होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एकाइनीड्स कहते हैं। ठीक है, और ये एकाइनीड्स इस प्रकार से कई कोशिकाओं में श्रृंखला युक्त भी बन सकते हैं। और ये जब बाहर आ जाएगा तो या तो ये सीधा ही अंकुरित हो जाता है, इसमें विभाजन हो जाएगा। ठीक है, और या फिर ये कुछ समय तक विश्राम अवस्था में रहता है और उसके बाद अंकुरित होता है। ठीक है, इस प्रकार से उडोगोनियम में चल बीजाणु और एकाइनीड्स द्वारा अलैंगिक जनन होगा। अब अगला जो है वो है लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन उडोगोनियम में विषम युग्मकी प्रकार का होता है, यानी कि ऊगेमस टाइप होता है। ऊगेमस टाइप विषम युग्मकी प्रकार का मतलब यही है कि एडवांस ऊगेमस है, इसके अंदर लैंगिक अंग इनके अंदर बनते हैं और इन लैंगिक अंगों में क्या बनेगी, जो मेल है उसके अंदर तो बनते हैं मेल गैमेट, और जो फीमेल है जिसे हम ऊगोनियम कहते हैं उसके अंदर बनती है अंड कोशिका। ठीक है, और जो उडोगोनियम है उसमें दो रूप पाए जाते हैं, एक तो होता है मैक्रेंड्रस
जिसे हम पुंदीर्घी रूप कहते हैं, यानी कि तंतु का बड़ा रूप या लैंगिक तंतु का बड़ा रूप। और एक होता है नैनेंड्रेस यानी कि पुवामनीय रूप, एक होता है ड्वार्फ यानी कि छोटा वामन रूप होता है तंतु का, जिसके अंदर मेल एंड खासकर मेल ही होता है। ज़्यादातर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं वो छोटे तंतु पर भी बनते हैं और लंबे तंतु पर बनते हैं, ठीक है। और ऊगोनियम जो है वो हमेशा ही किस पर बनती है, वो बनती है लंबे तंतु पर। तो सामान्य आकार की अंडधानियां पुवामन तंतुओं पर बनती है, तो उनका आकार कैसा होता है, सामान्य ही होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन के बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।